नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस के नए वचन का, लेकिन बात करेंगे क्या उधार के इन आइडिया से कांग्रेस की उम्मीद पूरी होगी। मिशन 2023 के चुनावी रण में उतरने से पहले कांग्रेस अपने तर्कस में हर तीर सजाना चाहती है। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के वचन पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की लोक लुभावन योजनाओं को शामिल करने की तैयारी है। राजस्थान में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोर ग्रुप की बैठक में भी हिंदुत्व की काट तलाशने की कोशिश हुई। पहले साफ हिंदुत्व की राह पर चल रहे कमलनाथ अब सांप्रदायिकता का मुकाबला आर्थिक सामाजिक मुद्दों से करना चाह रहे हैं, तो बीजेपी उनकी तैयारियों पर तंज कस रही है। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस की तैयारियां कागजों में रहती हैं, जमीन पर नहीं। उनका छत्तीसगढ़ मॉडल यूपी और पंजाब में फ्लॉप हो चुका है, एमपी में भी यही हसर होगा। अब सवाल यह है, क्या लोक लुभावन योजनाएं कांग्रेस की उम्मीद पूरा कर पाएंगी? क्या एक बार धोखा खा चुकी जनता कांग्रेस पर दोबारा विश्वास कर पाएगी? तो उधार के आइडिया से जीत की उम्मीद पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वचन पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल शामिल होगा। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय जैसी योजनाओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस के वचन पत्र में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा भी किया जाएगा। सांप्रदायिक मुद्दों के मुकाबले कांग्रेस जन सरोकार वाले मुद्दों पर फोकस करेगी। सामाजिक आर्थिक मुद्दों को तरजीह मिलेगी। कांग्रेस के वचन पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि 2023 में घोषणा पत्र में दूसरे राज्यों की उन योजनाओं को शामिल किया जाएगा जिससे जन कल्याण हो सके। हमारा जो घोषणा पत्र अभी माननीय राजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में बनाया जा रहा है, उसमें वे तमाम लोक लुभावन घोषणाएं लागू होंगी जिन पर जनता एक बार फिर हम पर एतबार करेगी। और अच्छे बिंदु किसी भी राज्य के हों, यदि वो हमारे प्रदेश के लोगों का कल्याण करते हैं तो उसे हमारे घोषणा पत्र में समावेश करने में हमें कोई अपमान महसूस नहीं होगा। ये गर्वोक्ति है कि हम अच्छे बिंदुओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। राम वन गमन पथ से लेकर हनुमान चालीसा के पाठ तक हिंदुत्व को हवा वाली कांग्रेस ने अचानक ट्रैक चेंज कर लिया है। कांग्रेस वापस मूल मुद्दों पर लौट आई है। भाजपा ने कांग्रेस के इस बदलाव पर कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठी घोषणाओं के सहारे हर बार चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मॉडल यूपी और पंजाब में लागू किया, दोनों जगह हार गई। यूपी में कांग्रेस की 289 जगह जमानत जब्त हो गई है। ये दिखाना चाह रहे होंगे खुद की घोषणा पत्र में, तो इन्हें अमल नहीं किया 15 महीने में। पूरी 15 महीने में 15 योजना ऐसी नहीं थी, एक योजना ऐसी नहीं थी जो जमीन पे आई। जनता ने इनका लिखित में झूठ देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो लगातार सीरीज में झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ को लिया है या राजस्थान को लिया है। छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में भुगत रहे और राजस्थान के लोग राजस्थान में भुगत रहे, और उन दोनों का खामियाजा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भुगता है। 279 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यूपी से लेकर पंजाब तक कांग्रेस का हर फॉर्मूला फेल हुआ है। जिस छत्तीसगढ़ मॉडल को कांग्रेस भुनाना चाहती है वो भी फ्लॉप रहा। छत्तीसगढ़ में छोटा राज्य होने के कारण गोधन योजना और पेंशन बहाली को सफलता मिल गई है, लेकिन बड़े राज्यों में इसकी सफलता की गारंटी नहीं है। किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। बेरोजगारी भत्ता और जल का अधिकार जैसे अधिनियम भी कागजों तक ही सीमित रह गए, और इसलिए कांग्रेस की इन योजनाओं का असर जनता पर कितना होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो भाजपा ने कांग्रेस की इन योजनाओं को फ्लॉप बताते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल को खारिज कर दिया है। उधार के आइडिया से जीत की उम्मीद पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह हैं प्रवक्ता बीजेपी के, और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कांग्रेस सही ट्रैक पे आ गई है? पहले साफ हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही थी, अब उन्होंने कहा जन कल्याण जन का सरोकार के मुद्दों से वो सांप्रदायिकता का मुकाबला करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में यह तय हुआ, तो क्या हम इसे सही दिशा में बढ़ता कदम माने और लोग भरोसा कर पाएंगे उन पर?
चिंतन मनन करके और उन्हीं के अस्त्र से उन्हीं को काटने की कोशिश में कर रही है। तो पहले जैसे हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ भाजपा थी, तो कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चले थे। लेकिन कई बार जो जिस उस पर और बढ़ती जा रही है भाजपा, राम मंदिर मुद्दे का हल निकलने के बाद अब मथुरा, काशी और भी बढ़ते जा रही है। तो फिर उस रास्ते पे आप कहाँ तक बढ़ोगे जी? क्योंकि किसी चीज की जब पराकाष्ठा होती तो उस पर भाजपा ही नजर आएगी हिंदुत्व की। तो ये चिंतन के बाद उनके निकला होगा कि हम दूसरी रास्ता भी है। सभी लोग इसी मुद्दे पे वोट नहीं करते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दे आम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक प्रयास है। और जिस तरीके से अब चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ मॉडल की वहां चर्चा बहुत अच्छे से रही। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस को जीत हुई थी, जहां 15 सालों कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, और उसके बाद अभी उपचुनाव हुए तो फिर कांग्रेस वहां 20 और 25 हजार से विधानसभा सीट जीत रही है। तो उस मॉडल को अपनाना चाह रही, क्योंकि जो भी अच्छी योजना किसी भी राज्य की होती है, मध्य प्रदेश की कुछ योजनाओं को अन्य सरकारों ने भी अडॉप्ट किया है, और केंद्र जब भी कोई योजना लागू करती तो पूरे देश में होती। तो कांग्रेस अपने राज्यों की योजनाओं को लागू करेगी। एक कोर कमेटी गठित हुई है, तो मुझे लगता है बूथ की भी योजना बनी है। तो कमलनाथ का जो चुनावी राजनीति का जो उनका गणित रहता है, वो भाजपा की पूरी चिंतन मनन करके वो करते हैं कि यदि किसी को, ये बात सही भी है कि यदि किसी को दुश्मन को परास्त करना है तो उसकी पहले गतिविधियां पता करनी पड़ेगी। तो कमलनाथ जिस तरीके से खुलेआम अपने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठकों में कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं से सीखो कि वो अपने काम में जुटे रहते हैं, तो इसी तरह सॉफ्ट हिंदुत्व भी लिया है। अब वे आर्थिक और सामाजिक और बूथ की मजबूती पर छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाना चाहते, तो मुझे लगता है कि मंत्री कटाक्ष कर रहे हैं कि कागजों में उनकी योजनाएं, तैयारियां मजबूत दिखती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। और जिन योजनाओं का वो जिक्र कर रहे हैं वो दूसरे 2 राज्यों में अपनाई जा चुकी हैं, वहां फ्लॉप हो चुकी हैं, तो मध्य प्रदेश में असर डाल पाएंगे? ये तो लागू करने के ऊपर होता है। कई बार यहाँ भी सब योजनाएं थोड़ी धरातल पे फिट हो जाती, वो तो कुछ ना कुछ अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय स्तर पर क्या व्यवस्था रहती है। लेकिन ये सही है कि आपका अपना विजन भी होता है, और लागू करने के लिए आपको सरकार में आना होगा। इसके पहले आपको बूथ मजबूत करना होगा। अभी तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो ब्रजेश जी कसौटी है, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव है, एक लिटमस टेस्ट है कि इसमें पार्टियां क्या कर पा रही हैं। और कमलनाथ की जो रणनीति है वो पूरा जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है। भाजपा जहां उनके राष्ट्रीय नेता दौरे कर रहे हैं, प्रदेश में घूम रहे हैं, अभी भी नड्डा जबलपुर में है, लेकिन कमलनाथ किसी ना राष्ट्रीय नेता को ना किसी को, वो केवल उम्मीदवारों की तलाश में। और जिस तरीके से उम्मीदवार आ रही हैं खबरें कि इनको उतारेंगे, तो लगता है कि वाकई में वो फोकस किए हुए हैं उम्मीदवार पर। जैसे विधायक संजय शुक्ला को वो दे रहे हैं इंदौर में, और उनको तो परिवारवाद से कोई परहेज भी नहीं है, वो तो वो ताकतवर जीतने वाले उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। हम लोग किसी बात से परहेज नहीं है। उन्होंने केवल एकमात्र योग्यता रखी है जीतने की, और ये पहले भाजपा में भी होता था। ब्रजेश जी, एक बात है राजनीति में, जब दल कमजोर होता है तब जिताऊ प्रत्याशी ढूंढे जाते हैं, और जब दल अपने आप में होता है, उसका रुतबा, दबदबा, जलवा होता है कि उसका टिकट यानी जीत है, तब वो मनमाने फैसले लेती है और अपने हिसाब से गणित बिठाती है। कांग्रेस में भी एक समय यही होता था कि टिकट यानी जीत, लेकिन उस समय कैसे कैसे टिकट दिए कि मतदाता आज तक नहीं भूल पाया। और यही हाल अब भाजपा कर रही है कि कैसे कैसे कांग्रेस का दौर भी देखा है, किसी को भी टिकट मिल जाता था दुबे जी, वो जीत का मतलब सर्टिफिकेट मिल गया। बिल्कुल, कांग्रेस का टिकट यानी जीत है। शर्मा जी ने तो उस समय टिकट बांटे भी है, लड़े भी है, तो उनको जानते हैं कि उस समय क्या था। तो शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं, शर्मा जी, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन वही मुद्दे, आप वही योजनाओं की बात कर रहे हैं, पुरानी जो आपने लोक लुभावन योजनाओं की बात की थी, कैसे भरोसा करेगी जब आपने कर्ज माफी पूरा नहीं किया? वही तंज कस रही है बीजेपी भी कि पुराने बेरोजगारी भत्ता देख लीजिए, आप कर्ज माफी का वादा देख लीजिए, तमाम जो लोक लुभावन वादे थे वो आपने पूरे नहीं किए। तो आप किस उससे जा रहे हैं आप जनता के बीच में, वही वादे लेकर, वैसे ही लोक लुभावन वादे लेकर? देखिए ब्रजेश जी, चाहे बीजेपी हो चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, इन्हें सवाल करने का हक इसलिए नहीं है कि इनकी खुद ही काट की हांडी चढ़ी हुई है, और जिस सौदेबाजी से भ्रष्ट सरकार को इन्होंने बनाया है, इससे ये साबित हो चुका था और हो चुका है कि ये सिर्फ कुर्सी की खातिर ही जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार की सरकार बनाने में माहिर है। जनता के मुद्दों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है।
कांग्रेस ने हमेशा जनहित के लिए काम किया है। हमारे संकल्प पत्र में, हमारे वचन पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में जो योजनाएं जिस तरीके से चुनाव के समय वायदा किया था 18 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में, उनको मुस्तैदी से लागू किया जा रहा था। उसी समय राजनीतिक भ्रष्ट आचरण से जो सौदेबाजी की सरकार ये बनाई इन्होंने, जनमत की जनादेश की सरकार नहीं है, इसे जनादेश नहीं मिला। 170 सीटों से 105, 106 सीटों पे ये आ गए थे, फिर कुर्सी के खाते जोड़ तोड़ से। ये कर्ज माफी का योजना, कर्ज माफी का कार्यक्रम कांग्रेस के घोषणा पत्र का कार्यक्रम था, जिसे विधानसभा से अनुमोदित हुआ था। इसे भाजपा सरकार को जारी रखना चाहिए था। किसानों के हक की बात थी। 27 लाख किसान इससे लाभान्वित हुआ। 11,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। उनके ही ट्रैक पर चलते चलते अचानक ट्रैक क्यों बदल देते हैं? साफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाली कांग्रेस आज कह रही जन सरोकार से सांप्रदायिकता का मुकाबला करेंगे, जन कल्याण की योजनाएं लेकर आएंगे। देखिए ब्रजेश जी, हमने हमेशा जनता के हितों के कार्यक्रम ही किए हैं और मध्य प्रदेश को किसी की कॉपी करने की या किसी राज्य के नकल करने की जरूरत नहीं है। मध्य को अपना डिसीजन, अपने डेमोग्राफिक और हमारी जरूरत से लेना पड़ता है। कांग्रेस से ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है जिस हर बात की, हर जिले की, क्षेत्र की, क्षेत्र में गेहूं हो, कहां किस क्षेत्र में मसाले पैदा होते, कहां किस क्षेत्र में बासमती पैदा होता है, कहां किस क्षेत्र में विस्तारित योजना। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में सब एक मत नहीं है? कांग्रेस के पहले तय करते हैं कि साफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलेंगे, कमलनाथ जी वैसे बयान देते हैं। हिंदुत्व का राजनीति नहीं करते, हिंदुत्व के नाम पर हम या चुनाव नहीं लड़ते। तो फिर आपको नहीं लगता कि आपके कुछ नेता पार्टी की मंशा, रणनीति पर पलीता लगाते हैं? जैसे आप सज्जन सिंह वर्मा अब जिन्ना राग गाने लगे, तो पार्टी कहीं चलती है, किसी एक राह पे चलती दिखती है। कोई एक नेता आता है, वो दूसरी राह पे खींच लेता है टांग पकड़कर। ट्रैक बदलते हैं लेकिन फिर उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी ने कभी ट्रैक नहीं बदला। हाँ, वक्त के हिसाब से हमने एप्लीकेशंस किए हैं, सुधार किए हैं। जिन चीजों की इस समय की आवश्यकता, उस समय की आवश्यकता, उनको हमने ये मुद्दे बनाए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने तो भूली बिसरी आती रहती है, किसी ने कह दिया होगा उसका सरोकार व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो, परंतु जब पे बात होगी, राजनीतिक मुद्दे बात होगी, चुनाव पत्र पे बात होगी, तो हम राजनीतिक बात। ठीक, मैं लौटूंगा शर्मा जी आपके पास। टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं है। अबे जी, आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास जन कल्याण, जन सरोकार की बात तो नहीं, आप तो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं। पहले द कश्मीर फाइल्स को आपने टैक्स फ्री किया और आज पृथ्वीराज चौहान को कर दिया। आपका एक ही ट्रैक है, उस ट्रैक पे कभी कभी कांग्रेस आ जाती है और फिर लेकिन पलटी मार जाती है। आप ट्रैक चेंज नहीं कर रहे हैं। देखिए, चाहे पृथ्वीराज चौहान फिल्म हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, ये भारत का बीता हुआ कल है, जिसको दिखाया गया है कि किस तरह से जो है आतंक जो लोगों के साथ भाजपा को आज संवारने का अपना दिन साबित हो रहा है। हाँ, और मैं विषय पे लौट रहा हूँ। जैसा अभी आदरणीय कह रहे थे कि कांग्रेस की ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की सरकार नहीं है, मैं आपसे फिर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जीते हुए व्यक्ति ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। वो चुनाव में गए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते, उन्होंने जनमत प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में है। इसलिए यह कहना, इस तरह का लांछन लगाना यह गलत है। दूसरा, ये जो कांग्रेस का वचन पत्र आ रहा है, वो वचन पत्र नहीं, कपट पत्र है। 15 महीने में मध्य प्रदेश का इन्होंने क्या हाल किया है जनता जानती है। कितना भी लोक लुभावन वो बना ले, अब मध्य प्रदेश की जनता को वो ठग नहीं सकते, मध्य प्रदेश की जनता से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए जैसा माननीय प्रोतम जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा कि काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी, ये 28 विधानसभा के उपचुनाव में भी इस प्रदेश की जनता ने करके दिखाया है। लेकिन शर्मा जी कह रहे ठगा तो आपने है, लोकतंत्र की हत्या करके पिछले दरवाजे से सत्ता में आए। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि पिछला दरवाजे से आए नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया, जनता के बीच चुनाव में गए। 28 में से अगर इनके 28 जीत जाते तो ये वापस सरकार में होते। भारतीय जनता
जनता पार्टी के 19-20 जीते, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, संभाल ये नहीं पाए। वहां माननीय मुख्यमंत्री इनके जो थे वो नहीं देते थे विधायकों को समय, आपस में लड़ाई झगड़े इनके लड़ाई झगड़े खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो आए, तो भारतीय जनता पार्टी पे सिंबल में पर चुनाव लड़ने जाने को कहा गया, वो चुनाव लड़ने गए, चुनाव लड़के जनता ने उन्हें जिताकर भेजा। अब जीते हुए विधायकों को इस तरह से आरोप लांछन लगाना ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ठीक है दुबे जी, एक मुद्दा और है पेंशन बहाली का। आपको याद होगा कि 2003 से पहले दिग्विजय सिंह ने कर्मचारियों से कहा था कि आपके वोट से नहीं जीतते, और कर्मचारियों का एक बड़ा तबका बीजेपी के पाले में चला गया था। लगातार बीजेपी उस वर्ग को साधती हुई आ रही है। अभी भी जिस तरह से भत्ते की बात होती है या अन्य बातें होती है उनकी मान ली जाती है, तो क्या कर्मचारी वर्ग पेंशन बहाली के बहाने कांग्रेस की तरफ रुख कर सकता है? देखिए, भाजपा लगातार इस पे नजर रखे हुए है और कांग्रेस तो इस मुद्दे को भुनाना चाहती है चुनाव में, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिया था वो ऐसे ही कुछ घोषणा पत्र बनाए थे कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसकी तरफ आ गया था, चाहे वो कर्ज माफी वाला मुद्दा हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता वाला, और भी जो गौशाला बनाने का हर गांव में। तो ऐसे ही उसको पता है कि पेंशन बहाली का मुद्दा जिस तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो गया है और वो घोषणा पत्र में दे रहे हैं, तो कर्मचारी भरोसा भी कर जाएंगे कि उनकी सरकार में बनाए। लेकिन भाजपा अंतिम समय पे निर्णय ले सकती है, पार्टी के अंदर कोर ग्रुप की बैठक में भी और पार्टी के अंदर जो बैठक होती है उसमें चर्चा होती है कि कर्मचारी कहीं इस मुद्दे पे कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। तो ये तो दोनों दल असेसमेंट करते रहते हैं। जब यदि उनको लगेगा कि इससे सरकार जा सकती है तो हो सकता है भाजपा अभी सरकार में है, उसके पास पहले चांस है, वो पहले ये पेंशन बहाली कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे बहुत कर्मचारियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये मुद्दे को मुझे नहीं लगता कि भाजपा चुनाव के पहले छोड़ेगी, वो पहले कर सकती है। देखा है कि कांग्रेस हर वर्ग को साधने के जतन कर रही है। जिस तरह हम बीजेपी को देख रहे हैं, वो सरकार में रहते हैं तो ज्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी कहीं मौका नहीं छोड़ रही, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित जो उसका वोट बैंक था वापस हासिल करने की जतन में लगी हुई है। तो ये जो तैयारियां हो रही हैं पहले से, ये वाकई में एक चुनौती बनती जाएंगी आगे जाके बीजेपी के लिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कमलनाथ उसी की काट उसमें ढूंढ रहे हैं। हर क्षेत्र में वो बिल्कुल कोई मौका, ऐसा मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते कि जहां बाकुबर की स्थिति बने। वो हर जगह अटैक कर रहे हैं और उनकी ये सफलता 2018 में मिली भी कांग्रेस पार्टी को, इसलिए उनको फिर से जिम्मेवारी सौंपी गई है पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है वो पार्टी उपयोग कर रही है और भाजपा इसलिए चिंतित है। ब्रजेश जी, आप देखें कि मोदी जी, अमित शाह और अब नड्डा 2-2, 3-3 दिन दे रहे हैं और मध्य प्रदेश पे ज्यादा फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि वो 2018 जैसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है अभी देश में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। तो एक तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है आदिवासी, उसको लौटा रहे, दलित को लौटा रहे, और दूसरा यदि सवर्ण चला गया, जैसे 18 के चुनाव में सपाक्ष दल बन गया था और सवर्ण नाराज हो गया था तो सरकार कांग्रेस की बन गई थी। तो भाजपा अपने संपर्कों के माध्यम से नई नई घोषणाएं करके, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाजपा के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसकी काट आज तक कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई? हिंदुत्व, जिसके छाते के नीचे सारी जातियां इकट्ठी हो जाती हैं और बाकी के जो मुद्दे हैं, चाहे हम जन कल्याण के कहें, जन सरोकार के कहें, वो एक तरफ हो जाते हैं। इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? बिल्कुल आपने सही कहा, यही कारण है कि भाजपा भी अब जो अगड़ा पिछड़ा और उसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया, उसकी एक्सीलेटर नहीं अब दबाया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक समरसता का रास्ता जो संघ की पसंद का रहा है कि एक कुआं, एक पाठशाला, एक मंडप, एक मंदिर जो रहा, उस पे भाजपा के लोगों को चलने के लिए कहा गया है और ये सब सबका साथ सबका विकास के मंत्र को कहा गया है, क्योंकि हिंदुत्व तभी रहेगा जब जातियों में एकता रहेगी। अन्यथा जातियों का जो विभाजन बीच में शुरू हो गया था, कभी अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, आदिवासी के नाम पे, दलित के नाम पे, इस पे संघ थोड़ा सा सहमत नहीं दिखा। वो कहता है कि सबका एक ही स्थान रखो और समरसता की बात करो। तो भाजपा ये समझ रही है। सारे आपके तर्कस में सारे तीर हैं, सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात का मुकाबला है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र उनके पास है उसकी कोई काट नहीं है, इसलिए आप ट्रैक पे चलते हैं, वापस हो जाते हैं। देखिए, हम हमेशा ट्रैक पे चलती रहेगी और हिंदुत्व हम राजनीतिक हथियार, हिंदुत्व हम सोच है, हिंदुत्व के लिए पार्टी हमेशा आप में
एक भगवान रामचंद्र ईश्वर को पूरी दुनिया के जो आराध्य हैं हमेशा आध्यात्मिक में माना है। अब ये नहीं कह सकते हिंदुत्व की करते हैं, राम भगवान राम की, पर राम की क्या थी, क्या थी, उसे की कोशिश नहीं करें। गोस्वामी जी ने कहा था, लेकिन आपको नहीं लगता देविक आपके नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दे दिए नहीं कहा कि जो आपके जो राम तीर राज्य हैं, उनकी धार बौथरा कर देते हैं। की बात कोई राम करते हो, के अस्तित्व पर सवाल ठेकेदारी उठाता करते हो। है, कोई हिंदुत्व की व्याख्या करने लगता हमारे है। जो शंकराचार्य हैं, उनका आदर करो, उनके आदर चलो, उनके मार्ग पर चलो। अपने आचार्यों को चारों मठों बिठा के रख दिया, भगवान राम का आदर बनाया, पर उसमें शंकराचार्य जी को आहुति देने करने पूजन में नहीं। ये क्या है? यहाँ का हिंदुत्व का ये तो शंकराचार्य मठाधीश कर किया। इतना बड़ा राम मंदिर, इतना शिलान्यास, इतना प्रोपेगेंडा, पर हमारे मठ के शंकर को एक दिन, एक घंटे के लिए भी किया। ये तैयार नहीं है तो क्या है? हिंदुत्व है। हमने तो हमें हिंदू धर्म का किया है, और संभाव ही हमारा मूल मंत्र है हिंदू का, दूसरों का आदर करना। जो मूल आपका साथ लेकर मूल आपका ट्रैक था, इसलिए मूल जो आपकी कांग्रेस के संविधान के तहत कहा जाता था धर्मनिरपेक्षता, उसी से तो आप दूर हो गए। एक वर्ग की वकालत करते हैं आप। चरित्र में है, इनके एजेंडे में रहती है, नहीं रहती कभी भी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभय जी से, समय भी कम है। आपके एजेंडे में ही सांप्रदायिकता है और वही आपका मेन हथियार है, और जब आपके सारे हथियार चूक जाते हैं, सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं, तो आप आखिर में उसी को चलाते हैं, और वो दिख भी रहा है 2023 से पहले आपकी तैयारियों से। देखिए, हिंदुत्व भारत की आत्मा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारत के गौरव को वापस लौटा रही हैं। बाहर देश के आक्रांताओं ने आकर किस तरह का व्यवहार हमारे यहाँ के व्यक्तियों के साथ किया था, और हमारे मंदिरों के साथ किया था, मठों के साथ किया था, उनके गौरव को लौटाने का प्रयास हो रहा है। विदेशों से मूर्तियां वापस लाई जा रही हैं, चोरी करके मूर्तियां यहाँ पर लूट खसोट करके ले गए, वो सारी कलाकृतियां वापस लाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, इटली से आई हैं। इस सब की ओर कांग्रेस ने कभी ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के वोट बैंक के साथ खड़ी थी। सोमनाथ का मंदिर वोट बैंक के साथ खड़े हो गए ना, फिर अंतर क्या बचा? जीर्णोद्धार हो जाए, कभी कांग्रेस की सोमनाथ सरकार के मंदिर में नहीं इसके जाते समय थे में बनवाई, नेहरू जी, उस समय राष्ट्रपति वहां गए, जनसंख्या, लेकिन राष्ट्रपति सोमनाथ का पहुंच गए। कांग्रेस को जाता है, गुजरात के कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। मंदिरों का जीर्णोद्धार किसी नेता ने नहीं कराया, सरदार पटेल ने सोमनाथ के मुझे लगता उसको है कराया था। आपकी बात भी पर्याप्त आ गई, चूंकि समय भी नहीं है इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ रहा है, और इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सारे अस्त्र से लैस हो रही है, वचन तैयार कर रही है, वचन पत्र तैयार कर रही है कांग्रेस, लेकिन उसके पास क्या हार्ड हिंदुत्व का कोई मुकाबला करने वाला अस्त्र है, या वो बाकी के अस्त्र उसके सब फेल हो जाएंगे? जन सरोकार की बात करने वाली पार्टी क्या वापस हम देखते हैं कि किस तरह से उसके नेता उसके एक राह में ही कांटा बिछाने लगते हैं, जिस तरह से जिन्ना राग आने लगे, फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जब सॉफ्ट हिंदुत्व का मुकाबला हार्ड हिंदुत्व से हो तो कैसे लोग भरोसा करें? और जब जनता के बीच में एक छाता हो हिंदुत्व का, तो क्या बाकी के वचन उसको प्रभावित कर पाएंगे? ये देखने की बात होगी। फिलहाल तो मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।